हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रंग का नाम दर्शाता है प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई। तो जो रंग का नाम होता है वो किस चीज़ का नाम क्या दर्शाता है, उसके लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस हैं उसको देखेंगे कि रंग का नाम किससे लिया जाता है। प्रकाश हो गया, वर्ण हो गया, मान हो गया, गहराई हो गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, उसका क्या नाम हो जाता है? आंसर नंबर 2 वर्ण। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें ह्यू, जो ह्यू है वो क्या प्रकाश के रंग के नाम को दर्शाता है। जैसे कि किसी का रंग हमने जैसे लाल, पीला, नीला, जो भी ये रंग है ये इसको वर्ण या ह्यू के नाम से हम जानते हैं। अक्सर ह्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को किया जा सकता है कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 कारकों में या 220 कारकों में? तो गिलफर्ड महोदय जो हैं उनके अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित कितने भागों में किया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर 3 180 कारकों में। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। कितने कारकों में गिलफर्ड महोदय ने उसको विभाजित किया है? तो वो 180 कारकों में उनको वो विभाजित किया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। जानता दागों को, वनस्पतिक दागों को, खनिज दागों को और चिकनाई युक्त दागों को। तो जो हम स्टेन रिमूविंग का काम करते हैं तो उनका प्रयोग किस प्रकार के दागों को हटाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वनस्पतिक दागों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वनस्पतिक जो दाग होते हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो वनस्पतिक दागों के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी आदि के धब्बे, घास के धब्बे, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, ऊन जलने के बाद देता है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने, इनमें से कोई नहीं। तो ऊन जलने के बाद जो रेसिड्यू छोड़ता है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। काले दाने उसके रेसिड्यू के रूप में होते हैं। और ऊन क्या प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसमें फाइब्रिन कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है और सेरेसिन नामक गम होता है। और ऊन किस तरह का हमारा फाइबर है? ये हमारा प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक में भी किसके अंतर्गत? ये जानताओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम, मानवकृत रेशा, रेयान, प्राकृतिक रेशा, लिनिन, वानस्पतिक रेशा, ऊन, धात्विक रेशा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशम मानवकृत रेशा है क्या? नहीं, रेशम मैंने अभी आपको बताया कि रेशम किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। रेयॉन जो है ये हमारा कौन सा रेशा? ये प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। ये भी प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत नहीं आता बल्कि ये मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत आता है। रेयॉन जो है ये किसका? ये मानव निर्मित प्राकृतिक इसके जो मेन इसका जो वो मूल तत्व जो है वो प्राकृतिक होता है लेकिन बनाया ये मानवकृत ही जाता है, तो इसलिए इसको मानवकृत रेशे के नाम से हम जानते हैं। और रेयान को हम क्या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। लिनिन वानस्पतिक रेशा, जी हाँ, लिनिन क्या है? पूर्णतया वानस्पतिक रेशा है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। और ऊन क्या धात्विक रेशा है? नहीं, ऊन प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशे में कौन सा हो जाता है हमारा? प्राकृतिक रेशे में ये एनिमल फाइबर के अंतर्गत आता है, जानताओं के अंतर्गत आता है। धात्विक रेशा अच्छा कौन कौन से होते हैं? तो हम सभी जानते हैं सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, ये क्या है? हमारे धात्विक रेशे के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है,
ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है? अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फलों में? तो जो ये ब्यूटारिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? ये मक्खन एवं घी में पाया जाता है। और प्रश्न इस तरह से भी आता है कि दुर्गंध की, मक्खन में जो दुर्गंध आती है खराब पानी मतलब होने के बाद या खराब होने के बाद, तो वो किसके कारण होती है? तो वो ब्यूटारिक अम्ल के कारण ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनियमित वोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना, कि ये मतलब ये क्या चीज़ है? अनियमित वोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना, डायरिया, पेचिश, कब्ज, कोई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कब्ज। अनियमित वोवेल रिक्त होना मतलब कि ना ना होना, या रिक्त होना मतलब खाली होना, या यहाँ पर बात हो रही है कब्ज। यहाँ पर क्या हो गया? वोवेल का मतलब हो गया यहाँ पे मल से है, ठीक है, यहाँ मल से मतलब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? तो यहाँ पर जो पार्कर महोदय हैं उन्होंने आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य बताया है। तो यह कथन पूरी तरह से सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कथन हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगला है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे खा सकें। अब यहाँ पे डैश 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 लगा हुआ है, कैसे खा सकें? साधारण रूप से, सरलता से, कठिनाई से, महत्वाकांक्षा से। तो बुफे मतलब बुफे सिस्टम कि यहाँ पर जैसे ये एक प्रकार का ये हमारा डाइनिंग, जब हम खाना सर्विस मेन्यू हमारी खाने का तरीका है एक, उसमें ये बुफे सिस्टम है, उसमें इस प्रकार का मेन्यू होना चाहिए कि मेहमान उसे कैसे खा सके? तो उसे सरलता से खा सके। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूणावस्था रहती है गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक और 8 सप्ताह से जन्म तक। तो जो भ्रूणावस्था है, जब हम बात करते हैं पूरी गर्भकालीन अवस्था की, तो उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? डिंबावस्था। दूसरी हमारी होती है भ्रूणावस्था। तीसरी हमारी होती है गर्भावस्था या गर्भकाल की पूरी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है भ्रूणावस्था अर्थात कि दूसरी अवस्था के बारे में। तो ये कहाँ कब से कब तक होती है? ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है? ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति, ट्यूब या मेज? तो बल्ब टेबल लैंप में जो प्रयुक्त ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति, ट्यूब, मेज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ताप दीप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या ए पहला कहेंगे कौन सा? ताप दीप्ति करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि इनकैंडिसेंट बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो बल्ब जो कौन सा है जो कि टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है, तो वो ताप दीप्ति अगर इंग्लिश में आ जाए तो उसको कहेंगे इनकैंडिसेंट बल्ब। लैंप में प्रयुक्त होता है, उससे क्या हो जाता है कि किसी गर्म वस्तु से उसके अधिक ताप के कारण दृश्य प्रकाश का निकलना ताप दीप्ति कहलाता है। ठीक, तो ये जो ताप दीप्ति है ये कौन सा किस प्रकार का लैंप प्रयुक्त होगा? टेबल लैंप में कौन सा बल्ब प्रयुक्त होगा? तो वो ताप दीप्ति या इनकैंडिसेंट बल्ब प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं? शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर निर्माणक की अगर हम बात करते हैं तो शरीर निर्माणक में हमारा क्या आ जाता है? हमारा प्रोटीन आ जाता है। ऊर्जा देने वाले की बात करते हैं तो वसा और क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। क्या क्या? वसा और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। सुरक्षात्मक की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? हमारे विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सब्जियों में मिनरल्स और विटामिन्स क्या प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलाई की मशीन भारी चलती है
क्या कारण है कि सिलाई की मशीन भारी चलती है? तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फूड पर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में धागा फंसने से। तो जब भी सिलाई मशीन भारी चलने की बात होगी तो हम क्या कहेंगे कि तेल व सफाई की कमी के कारण क्या हो जाता है, सिलाई मशीन भारी चलने लगती है। और समय समय पर सिलाई मशीन की सफाई एवं देखभाल करते रहना चाहिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो वसा के पाचन में प्रयोग में आता है? रेनिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। ठीक है, तो वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है? वो लाइपेज है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम आएगा हमारा? तो वसा के पाचन में हमारा आता है लाइपेज एंजाइम आता है। अगला प्रश्न है, हरा, नारंगी व बैंगनी है, कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग या तृतीयक रंग? तो हरा आपका नारंगी एवं बैंगनी ये कौन से रंग के अंतर्गत आता है? तो ये हमारे द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, द्वितीयक रंग कौन से रंग होते हैं? जो प्राथमिक रंग से मिलकर के बनते हैं। प्राथमिक रंग को ही हम मूलक रंग के नाम से भी जानते हैं। और प्राथमिक रंग की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? नीला आता है आपका, पीला आता है और लाल रंग आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी सौंदर्य भरना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका A.H. रट का है, रहीना बेगम का है, श्री लक्ष्मी का है, सुमति मुदाम्बी का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन रट महोदय का है। A.H. रट ने कहा कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी सौंदर्य भरना है। पुष्प सज्जा से ये प्रश्न है। और इस तरह से परिभाषाओं को आप ज़रूर देखते चले। आपने देखा होगा पहले भी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। अगला प्रश्न है, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने से परिभाषित किया जा सकता है, ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? कार्य के सरलीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है, निकेल एम डार्सी कह रहे हैं, ग्रॉस एम कैंडल कह रहे हैं, वर्गीज या ओगेल कह रहे हैं, या एलिजाबेथ हार्लॉक कह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, ये कथन जो है ये निखिल एवं डार्सी महोदय के द्वारा दिया गया है। ये पहला यहाँ पर ऑप्शन सही जाता है। ये परिभाषा क्या है? कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह कथन किसका है? निखिल एवं डार्सी महोदय का है। अगला है, के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आवास सिर्फ हमें सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता और भी बहुत कुछ देता है। तो यह कथन किसका है? ग्रॉस एम कैंडल का है, बेयर का है, अगन टेसिक का है, या नीरू गर्ग का है? तो यह कथन किसका है? यह कथन बेयर महोदय का है। क्योंकि हम सभी जानते हैं सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी हम घर में जुड़े होते हैं, हमें खुशी महसूस होती है, हम घर के अंदर आते हैं, सुरक्षा तो होती ही है और साथ में क्या, संवेगात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हम उसको मकान न कह करके क्या कहते हैं? घर कहते हैं। अगला है, सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है? सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड है? तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम सभी इस बात को जानते हैं, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक, सिट्रिक एसिड किसमें? हमारे नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड हमको किसमें? मिल्क में मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है,
क्या चीज़? विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये पोषण। क्या हो जाता है? पोषण। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। और आप ये जो पोषण है जिसको कि हम न्यूट्रिशन कहते हैं ना, न्यूट्रिशन जो पोषण विज्ञान है उसमें यही देखते ही हैं हम कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसका हमारे बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला है, एक बच्चे का शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता का को विकसित करता है। एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। क्या चीज़? खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो सबसे ज़्यादा जो प्ले है, ठीक है, खेलना जो है वो क्या है? बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, क्योंकि खेल बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा सामाजिकरण सीखता है, उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ में खेल के दांव पेच के द्वारा उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और उसमें समूह में रहने की भावना का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है, दाबने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। लचीलापन है, प्रत्यास्थता है, तन्यता है या घनत्व। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को खींचते हैं फिर वो पुनः उसी अपने स्थान पर आ जाता है। इलास्टिसिटी जैसा गुण जो होता है, तो वो जो यहाँ पर लचीलापन, इलास्टिसिटी में नहीं कहूँगी क्योंकि लचीलापन वो आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाता है हमारा? सेकंड, प्रत्यास्थता। वो कौन सा है? दबाने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें वूल को अगर हम याद करें तो दबाने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः वो अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसको इस्त्री भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या है हमारा? ये प्रत्यास्थता का गुण है और यह एक रेशे का महत्वपूर्ण गुण होता है। अगला है, मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम प्रोटीन होते हैं? तो मानव दूध के 100 मिलीलीटर में 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4। तो करेक्ट आंसर इज 1.2। 100 मिलीलीटर दूध, मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन? 1.2 प्रोटीन, 2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी या दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? फीटस, भ्रूण, युग्मनज, अंड। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? वो कहलाता है फीटस कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। क्या कहलाता है वो? वह फीटस कहलाता है। अगला है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? हेरिंगबोन, पश्मीना, फेरिडा और कसीदाकारी। तो जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है वो क्या है? कसीदाकारी। उसको किस नाम से हम जानते हैं? कसीदाकारी। जैसे लखनऊ की चिकनकारी होती है उसी तरह से कश्मीर की कसीदाकारी। हेरिंगबोन एक प्रकार की स्टिच है। पश्मीना के वूल्स होते हैं बहुत ही उम्दा किस्म के ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या होगी? पुरस्कार है, ऋण है, वेतन है, बोनस है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैनेजर की जो सेवा है वो किस रूप में लेता है? वो सैलरी के रूप में लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ ये आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। और जैसा भी आपको लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।